अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं दुनिया न्यूज़ HD। मैं हूं उसामा गयूर अख्तर। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन के आगाज़ में शहर क़ायद से खबर शामिल करते हैं कि कराची के इलाके साइड सुपर हाईवे फ़कीरा गोट में डाकुओं की फायरिंग करके सिक्योरिटी गार्ड को कत्ल किया गया है। सियासी मंजरनामे से खबर यह है कि गवर्नर पंजाब की जानिब से वज़ीर आला पंजाब को डी नोटिफाई करने का नोटिफिकेशन मुअत्तल हो गया। लाहौर हाई कोर्ट के लार्जर बेंच ने चौधरी परवेज़ लाही को वज़ीर आला के ओहदे पर बहाल कर दिया। अदालत ने 11 जनवरी तक असेंबली तहलील करने से भी रोक दिया। मोहम्मद अशफाक रिपोर्ट करेंगे। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस आबिद अजीज शेख की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच ने वज़ीर आला पंजाब को डी नोटिफाई करने के खिलाफ दरखास्त पर समाअत की। बैरिस्टर अली जफर ने अदालती हुक्म पर परवेज इलाही का बयान हल्फी अदालत में जमा करवाया। बयान हल्फी में परवेज इलाही की जानिब से कहा गया कि अगर ओहदे पर बहाल किया जाता है तो वो पिटीशन के हतमी फैसले तक पंजाब असेंबली को तहलील नहीं करेंगे। दौरान समाअत गवर्नर पंजाब के वकील खालिद इसहाक ने दलाइल दिए कि अदालत परवेज इलाही को पाबंद करे कि वो 3 से 7 दिनों में एतमाद का वोट लें। हमें नोटिफिकेशन वापस लेने से कोई यार नहीं है, ताहम परवेज इलाही को एतमाद का वोट लेने के लिए पाबंद किया जाए। जस्टिस आबिद अजीज शेख ने गवर्नर पंजाब के वकील से कहा कि अगर एतमाद का वोट लेने की आपकी पेशकश को मान लिया जाए तो फिर हम इन्हें असेंबली तोड़ने से नहीं रोक सकते। आइन के तहत असेंबली तोड़ने से नहीं रोका जा सकता। जस्टिस आसिम हफीज ने करार दिया कि वजीर आला को एतमाद का वोट लेने का पाबंद नहीं कर सकते। 5 रुकनी लार्जर बेंच ने वजीर आला की जानिब से पिटीशन के हतमी फैसले तक असेंबली तहलील ना करने की यकीन दहानी पर गवर्नर पंजाब की जानिब से वजीर आला को डी नोटिफाई करने का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया। लार्जर बेंच ने अटॉर्नी जनरल, एडवोकेट जनरल पंजाब और दीगर फ्रीकैन को नोटिस जारी करते हुए 11 जनवरी तक असेंबली तहलील करने से रोक दिया। लाहौर हाई कोर्ट ने बाद में 6 सफ़हात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला भी जारी कर दिया। वज़ीर आला पंजाब परवेज़ लाही ने कहा है, जो दीन का काम करते हैं अल्लाह उनकी हिफाजत करता है। इन्हें हुकूमत अल्लाह ताला ने दी, वही उसकी हिफाजत करेगा। दुश्मन जो मर्जी कर ले, ये हुकूमत कायम रहेगी। मुखालफिन को निदामत उठाना पड़ेगी। परवेज़ लाही पंजाब असेंबली में खिताब कर रहे थे। ये हुकूमत अल्लाह ने अपनी आखिरी प्यारी नबी खातमुन नबीन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े हमें अता की है और अल्लाह ही इसकी हिफाजत करेगा। जो दीन का काम करते हैं अल्लाह उनकी हिफाजत करता है। चाहे दुश्मन कोई भी कुछ कर ले, ये हुकूमत कायम रहेगी इंशाअल्लाह, क्योंकि हम किसी से नहीं मांगते, अपने अल्लाह से मांगते हैं और अपने आखिरी नबी हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मांगते हैं। वही हमारी हिफाजत कर रहा है और आपने देखा कि कितनी मुश्किलात से आप सारे लोग गुजर के यहाँ बैठे हुए हैं। दूसरी जानिब वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा है कि अदालत ने परवेज़ इलाही को अबूरी रिलीफ दिया। 11 जनवरी को अदालत फरीक़ैन को सुनकर फैसला देगी। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए राना सनाउल्लाह ने कहा कि यकीन है अदालत के फैसले पर उन्हें एतमाद का वोट लेना पड़ेगा। एतमाद का वोट लेने के बाद बेशक असेंबलियाँ तहलील कर दें, इन्हें कोई एतराज़ नहीं। चीफ सेक्रेटरी से मुताल्लिक़ राना सनाउल्लाह का कहना था कि उन्होंने दस्तखत ना करना होते तो ओहदे से अलग हो जाते। मुरासला भेजने से पहले चीफ सेक्रेटरी को एतमाद में लिया गया। उन्होंने कहा पहले लीगल राय लेना चाहते हैं। चीफ सेक्रेटरी को कमरे में बंद करने वाली बात कहानी है, ऐसा कुछ नहीं हुआ। इसी मामले पर फवाद चौधरी ने कहा है कि अंडरटेकिंग से पीछे मुत्तफिक नहीं। गवर्नर पंजाब के खिलाफ मिसकंडक्ट की कार्रवाई के लिए सदर को लिखा जा रहा है। चीफ सेक्रेटरी को किसने कमरे में बंद करके दस्तखत कराए, बलीगुर रहमान और चीफ सेक्रेटरी को पंजाब असेंबली में तलब किया जाएगा। फरूख हबीब कहते हैं कि वज़ीर दाखिला अमन व अमान पर तवज्जो के बजाय गवर्नर से एडवेंचर करा रहे हैं। जंगल का कानून नाफिज है। स्पीकर साहब जो हैं वो सदर ममलिकत को लिख रहे हैं कि गवर्नर के खिलाफ मिसकंडक्ट की कार्रवाई शुरू की जाए। नेक्स्ट जो हमारी प्रोसीडिंग्स होंगी उसमें जो पूरा हाउस है पंजाब असेंबली का, वो प्रिविलेज कमेटी में, इस्तेहकाक कमेटी में कन्वर्ट किया जाएगा और गवर्नर और चीफ सेक्रेटरी को पंजाब असेंबली में तलब करके पूछा जाएगा कि उन्हें ये गैर आईनी इकदाम की जुर्रत कैसे हुई। आर्टिकल 58(2)(b) को जिंदा नहीं किया जा सकता। हमें जो अंडरटेकिंग दी है वो ये है कि अगली तारीख तक हम असेंबली बर्खास्त नहीं करेंगे। ये एक टेक्निकल ग्राउंड है, अदालत ने ली है, मैं इससे एग्री नहीं करता, PTI इससे एग्री नहीं करती। असेंबलियां बाहर हाल डिसॉल्व होनी है। आप हफ्ता ले लें, आप 1.5 हफ्ता ले लें,
लेकिन इससे आगे मामला नहीं जाना। जरदारी साहब बैठे हुए हैं, सिंध के मिनिस्टर पैसों के बैग उतार के यहाँ पे बैठ गए हैं, ये नहीं चलना। हम अगली तारीख से पहले ही शायद अपने मेंबर्स पूरे करके तो हम ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस वाला जो शौक है गवर्नर का, ये भी पूरा कर देंगे। वजीर दाखिला जो कि वजीर जंगल का कानून है, जिसकी जिम्मेदारी होनी चाहिए कि उसने मुल्क के अंदर अमन अमान कायम करना है, वो यहाँ आकर गवर्नर पंजाब को एक कठपुतली बनाकर उससे एक एडवेंचर करवा रहा था। ये आइन शिकनी है और इनके ऊपर आर्टिकल 6 भी जो है वो लगना चाहिए। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना मशहूद ने कहा है कि इमरान खान इक़्तिदार के भूखे हैं, इसके लिए कुछ भी कर सकते हैं। पंजाब असेंबली में 186 अरकान पूरे करके दिखाएं। उन्होंने सवाल किया कि मुकर्रर तारीख गुजर गई मगर वादे के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा असेंबली क्यों नहीं तोड़ी। पंजाब असेंबली के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में उन्होंने मजीद कहा कि नून लीग और इत्तेहादियों का प्लान ए के बाद प्लान बी और सी भी तैयार है। 23 तारीख है, तोड़ो केपीके की असेंबली। तुमने कहा था हमने पंजाब में अपना आईनी और कानूनी हक इस्तेमाल किया। हमने तुमसे, तुम्हारे वजीर आला से वोट ऑफ कॉन्फिडेंस मांगा। आईने पाकिस्तान ये कहता है कि जब वोट ऑफ कॉन्फिडेंस मांग लिया जाए तो असेंबली में आके अपने 186 मेंबर दिखाओ। आने वाले चंद दिनों में, जिस तरह मैंने कहा था पहले कि PMLN और उसके इत्तेहादियों का प्लान A, B, C तैयार है। प्लान A आपने देख लिया, प्लान B इन मोशन है और प्लान सी पे सबकी सीसी निकलने का वक्त आ चुका है। पंजाब असेंबली का इजलास हंगामाराई से भरपूर रहा। हुकूमत और अपोजिशन अरकान ने एक दूसरे के खिलाफ खूब नारेबाजी की। PTI रहनुमा सलीम इकबाल की जानिब से गवर्नर के खिलाफ करारदाद भी मंजूर की गई। मोहम्मद यासीन रिपोर्ट करेंगे। स्पीकर पंजाब असेंबली की ज़ेर सदारत होने वाला पंजाब असेंबली का इजलास उस वक्त हंगामा खेज हो गया जब अपोजिशन रुकन राना मशहूद ने वजीर आला परवेज इलाही और चेयरमैन तहरीक इंसाफ को तनकीद का निशाना बनाया। मियां असलम इकबाल ने कहा कि गवर्नर की जानिब से डी नोटिफाई करने के हुक्म के खिलाफ पेश की जाने वाली करारदाद को कसरत राय से मंजूर कर लिया गया है। इस शर्मनाक इकदाम का नोटिस लेने और उन्हें फौरी तौर पर गवर्नर को फौरी तौर पर मनसब से माजूल करने का इक़दाम करे। उधर ऐवान में खातिमुन नबीयीन यूनिवर्सिटी के तरमीमी बिल की मंजूरी के बाद ऐवान में इजहार ख्याल करते हुए वजीर आला चौधरी परवेज इलाही ने कहा कि दीन का तहफ़्फ़ुज़ करने वालों की हिफाजत अल्लाह ताला खुद करता है। ये हुकूमत अल्लाह ने अपनी आखिरी प्यारी नबी खातिमुन नबीयीन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े हमें अता की है और अल्लाह ही इसकी हिफाजत करेगा। जो दीन का काम करते हैं अल्लाह उनकी हिफाजत करता है। इससे पहले ऐवान में पंजाब कुरान प्रिंटिंग तरमीमी बिल समेत 4 बिल मंजूर किए गए, जबकि एजेंडा मुकम्मल होने पर पैनल ऑफ चेयरमैन ने इजलास 26 दिसंबर की दोपहर 2 बजे तक मुलतवी कर दिया। ऐवान बाला में सूरत हाल ये रही कि सेनेट ने इस्लामाबाद लोकल गवर्नमेंट एक्ट तरमीमी बिल 2022 कसरत राय से मंजूर कर लिया। बिल के हक में 24 जबकि मुखालफत में 12 वोट आए। बिल की मंजूरी के बाद इस्लामाबाद में यूनियन काउंसिल्स की तादाद 101 से बढ़कर 125 हो गई है। वक़ार अली सैयद रिपोर्ट करेंगे। चेयरमैन सादिक संजरानी की ज़ेर सदारत सेनेट इजलास। इस्लामाबाद लोकल गवर्नमेंट एक्ट तरमीमी बिल 2022 कसरत राय से मंजूर। अपोजिशन का शदीद एहतजाज और नारेबाजी, एजेंडे की कापियां फाड़ दी। मोहम्मद अजीम सेनेटर हिदायतुल्लाह खान। बिल के मुताबिक मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव बराह रास्त इलेक्शन के जरिए होगा और दोनों के लिए एक ही वोट कास्ट होगा। नशिस्त खाली होने पर भी दोबारा बराह रास्त इंतखाब होगा। बिल की मंजूरी के बाद इस्लामाबाद में यूनियन काउंसिल्स की तादाद 101 से बढ़कर 125 हो गई है। ऐवान में कोरम की निशानदही भी की गई। कोरम मुकम्मल ना होने पर ऐवान की कार्रवाई 3 मिनट के लिए मुअत्तल करते हुए घंटियां बजाई गईं और फिर कोरम पूरा करने के लिए 2 आज़ाद सेनेटर्स हिलालुर रहमान और हिदायतुल्लाह की हिमायत हासिल की गई। कोरम के मुकम्मल होने पर इजलास की कार्रवाई दोबारा शुरू करते हुए इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी लोकल गवर्नमेंट एक्ट तरमीमी बिल की शिकवार मंजूरी ली गई।
اسلام آباد ہائی کورٹ نے دارالحکومت میں یونین کاؤنسلز بڑھانے کا حکومتی فیصلہ مسترد کرنے کا الیکشن کمیشن کا فیصلہ کالعدم قرار دے دیا۔ اسلام آباد میں بلدیاتی انتخابات 31 دسمبر کو ہوں گے یا نہیں، فیصلہ 27 دسمبر کو الیکشن کمیشن کرے گا۔ محمد عمران کی رپورٹ دیکھیے۔ وفاقی دارالحکومت میں بلدیاتی انتخابات، اسلام آباد ہائی کورٹ نے فیصلہ سنا دیا۔ یونین کونسلز کی تعداد بڑھانے کا حکومتی اقدام مسترد کرنے سے متعلق الیکشن کمیشن کا فیصلہ کالعدم قرار۔ الیکشن کمیشن کو 27 دسمبر کو فریقین کو سن کر فیصلہ کرنے کی ہدایت۔ اس سے قبل دوران سماعت چیف جسٹس عامر فاروق نے ریمارکس دیے کہ کبھی کورونا، کبھی سیلاب، کبھی سردی، کبھی گرمی، اقتدار ملنے پر کوئی جماعت بلدیاتی انتخابات نہیں کراتی۔ مسائل بلدیاتی حکومتوں سے ہی حل ہوں گے۔ ڈی جی الیکشن کمیشن نے کہا کہ بلدیاتی انتخابات کے شیڈیول کے اعلان کے بعد یونین کونسلز کی تعداد بڑھائی گئی۔ 31 دسمبر کو بلدیاتی انتخابات پرانے شیڈیول کے مطابق ہونے چاہیے۔ ایڈوکیٹ جنرل جہانگیر جدون نے کہا کہ وزارت داخلہ نے 19 دسمبر کو یونین کونسلز بڑھانے کا نوٹیفیکیشن جاری کیا۔ الیکشن کمیشن نے سوموٹو پاور استعمال کرتے ہوئے اسے مسترد کر دیا۔ وفاقی حکومت یا میٹروپولیٹن کارپوریشن سمیت کسی کو نوٹس کر کے سنا نہیں گیا۔ اسلام آباد میں یونین کونسلز کی تعداد 125 ہو گئی ہے۔ اب نئی حلقہ بندیوں کا اختیار الیکشن کمیشن آف پاکستان کا ہے۔ دلائل مکمل ہونے پر عدالت نے فیصلہ محفوظ کر لیا۔ بلدیاتی انتخابات پرانے شیڈیول کے مطابق 101 یونین کونسلز پر ہوں گے یا 125 یونین کونسلز پر۔ عدالت نے 27 دسمبر کو فریقین کو سن کر فیصلہ کرنے کی ہدایت کرتے ہوئے درخواست نپٹا دی۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے کہا ہے کہ پاک فوج کی تمام تر توجہ موجودہ سیکیورٹی صورتحال پر مرکوز ہے۔ دہشت گردوں کو ان کے انجام تک پہنچائیں گے۔ پاک فوج سیکیورٹی اداروں اور قوم کی بے شمار قربانیوں سے حاصل فوائد کو ضائع نہیں ہونے دے گی۔ محمد عمران رپورٹ کریں گے۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کا شمالی وزیرستان کا دورہ، یادگار شہداء پر بھی حاضری دی اور پھولوں کی چادر چڑھائی۔ سپہ سالار کو علاقے کی تازہ ترین سیکیورٹی صورتحال اور دہشت گردی کے خلاف فوری اور مؤثر اقدامات کے حوالے سے بریفنگ دی گئی۔ ISPR کے مطابق آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے پاک افغان سرحد پر اگلے مورچوں کا بھی دورہ کیا اور فوجی جوانوں سے ملاقات کی۔ اس موقع پر آرمی چیف نے افسران اور جوانوں کے بلند حوصلے کو اور تیاری کو سراہا۔ جنرل عاصم منیر نے کہا کہ پاک فوج کی تمام تر توجہ موجودہ سیکیورٹی صورتحال پر مرکوز ہے۔ دہشت گردوں کو ان کے انجام تک پہنچائیں گے اور ان کے گٹھ جوڑ کا خاتمہ کر کے سماجی ترقی سے علاقے میں امن و امان کو مستحکم بنائیں گے۔ پاک فوج سیکیورٹی اداروں اور قوم کی بے شمار قربانیوں سے حاصل فوائد کو ضائع نہیں ہونے دے گی۔ بعد ازاں آرمی چیف نے SSG ہیڈ کوارٹر تربیلا کا بھی دورہ کیا۔ سپہ سالار نے بنو CTD کمپلیکس آپریشن میں حصہ لینے والے زرار کمپنی کے کمانڈوز اور دیگر SSG افسران اور جوانوں سے ملاقات کی۔ آرمی چیف نے مختلف آپریشنز میں جوانوں کے بے مثال جذبے اور فرض شناسی کی تعریف کرتے ہوئے SSG کو قوم کا فخر قرار دیا۔ صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی نے CMH راولپنڈی کا دورہ کیا اور بنو آپریشن میں زخمی ہونے والے فوجی افسروں اور جوانوں کی عیادت کی۔ ISPR کے مطابق صدر مملکت نے کمبائنڈ ملٹری اسپتال راولپنڈی میں CTD کمپلیکس بنو کے کلیئرنس آپریشن کے دوران زخمی ہونے والے افسران اور جوانوں سے ملاقات کی۔ صدر عارف الوی نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں فوجی افسروں اور جوانوں کی بہادری اور عزم کی تعریف کی۔ تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے کہا ہے اسٹیبلشمنٹ ایک حقیقت ہے، قانون کی حکمرانی میں وہی کردار ادا کر سکتی ہے، تاہم ابھی ان کا اسٹیبلشمنٹ سے کوئی رابطہ نہیں ہے۔ زمان پارک لاہور میں اپنی رہائش گاہ پر سینئر صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے عمران خان نے کہا کہ ان کا جنرل باجوہ سے رابطہ رہتا تھا۔ اسٹیبلشمنٹ میں اوپر بیٹھا شخص ہی سب کچھ ہوتا ہے۔ میرے خوف کے باعث نواز شریف اور زرداری انتخابات سے راہ فرار اختیار کر رہے ہیں۔ حکومت انتخابات 2023 سے آگے لے کر جانا چاہتی ہے۔ موجودہ صورتحال میں انتخابات کو آگے لے کر جانا ممکن نہیں۔ معیشت کی یہی صورتحال رہی تو فروری مارچ تک ملک ڈیفالٹ کر جائے گا۔ انہیں بند گلی میں دھکیلنے کا مطلب ملک کو بند گلی میں دھکیلنا ہے۔ تحریک انصاف کے رہنما شاہ محمود قریشی نے گورنر پنجاب کے اقدامات کو غیر آئینی قرار دے دیا۔ کہتے ہیں غیر قانونی اقدام کا بھرپور جواب دیا جائے گا۔ لاہور میں سندھ ہاؤس کی طرح منڈی لگ گئی، ضمیر فروشی کا ایک نیا اڈا قائم کر دیا گیا ہے۔ شاہ محمود قریشی لاہور میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے۔ گورنر پنجاب کا جو فیصلہ ہے وہ غیر آئینی ہے، انہوں نے اپنے اختیارات سے تجاوز کیا ہے۔ وہی قوتیں جنہوں نے سندھ ہاؤس اسلام آباد میں منڈی لگائی تھی وہ اب لاہور پہنچ چکی ہیں
और एक नई बोली लगाई जा रही है। ज़मीर फरोशी का एक नया अड्डा कायम कर दिया गया है। कहा जा रहा है कि इतनी रकम लीजिए, जब एतमाद के वोट के लिए आपको बुलाया जाए तो आप असेंबली से गैर हाजिर हो जाएं। अदम एतमाद की तहरीक पेश की, हम उससे हरगिज़ नहीं घबरा रहे, हम उसका सियासी तौर पर मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमर जमान कायरा ने कहा है कि असेंबलियों और निज़ाम पर होने वाले हर हमले को रोकेंगे। इमरान खान ने जमहूरी अमल को कमज़ोर करने की कोशिश की। अक्सरियत का दावा करने वाले मैदान छोड़कर भागना चाहते हैं। वो लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। खान साहब की तहरीक जो सो कॉल्ड तहरीक थी वो डेमोक्रेटिक स्टेबलाइजेशन की नहीं, बल्कि जमहूरियत को कमज़ोर करने की वो तहरीक जो इमरान खान हमेशा से उनकी जमात का खासा है, उसमें भी पंजाब हुकूमत को उन्होंने एक टूल बनाया। असेंबलियां तोड़ने का एक मंत्रा लेके चले हुए थे और यू टर्न तो उन्होंने लेने ही थे। तो हम हमेशा कहते थे कि वो असेंबलियां तोड़ने वाले हैं, हम जोड़ने वाले हैं। हमारी कोशिश होगी कि वो असेंबलियां तोड़ ना सके, वो असेंबलियों को के ऊपर हमलावर ना हो सके। कसरत के दावेदार हो तो आओ, मैदान लगा हुआ है, कसरत साबित कर लो, नहीं है तो फारग होकर सब्र करो। साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की साबिक अहलिया रेहाम खान ने मिर्ज़ा बिलाल बेग से तीसरी शादी कर ली है। रेहाम खान के निकाह की तकरीब अमरीका में हुई। मिर्ज़ा बिलाल बेग से निकाह किया है। रेहाम खान की जानिब से सोशल मीडिया पर तस्वीर मद्दाहों में शेयर करते हुए तीसरी शादी की इत्तला दी है। रेहाम खान ने अपने तीसरे शौहर मिर्ज़ा बिलाल बेग से निकाह और शादी की तस्वीर भी शेयर की। सार्फिन की जानिब से रेहाम खान और मिर्ज़ा बिलाल बेग की निकाह के बाद की दुआ की तस्वीर को खूब पजीराई मिली है। साल 2022 मुल्क की सियासत के लिए हंगामा खेज रहा। हर दिन सियासी दर्जे हरारत बढ़ता रहा तो नित नए स्कैंडल्स और मुकदमात ने हुकूमत और अपोजिशन दोनों को परेशान किए रखा। इस्लामाबाद से जावेद हुसैन रिपोर्ट करेंगे। 2022 सियासी एतबार से हंगामा खेज रहा। तहरीक अदम एतमाद, तोशा खाना रेफरेंस, मुबैना ऑडियो टेप्स, सियासतदानों की गिरफ्तारियां और अस्करी क़यादत की तब्दीली सियासी मंजरनामे पर छाई रही। पहली बार किसी वज़ीर आज़म को तहरीक अदम एतमाद के जरिए इक़्तिदार से बेदखल किया गया तो मियाँ शहबाज शरीफ ने भी पहली मरतबा वज़ारत उज़्मा का मनसब संभाला। ये तारीख में पहला मौका है कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की मोशन कामयाब हुई और हक की कामयाबी हुई और बातिल को शिकस्त हुई। साल 2022 का आगाज पीडीएम की महंगाई मुकाओ तहरीक से हुआ और पीटीआई हुकूमत की पॉलिसियों के खिलाफ जलसे जुलूस और लॉन्ग मार्चेस का ऐलान कर दिया। पीपल्स पार्टी का लॉन्ग मार्च चेयरमैन बिलावल भुट्टो की क़यादत में कराची से शुरू होकर 10 रोज बाद 8 मार्च को इस्लामाबाद पहुंचा, जिसके बाद वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद का फैसला कुन राउंड शुरू हुआ और इसी रोज अपोजिशन ने कौमी असेंबली में वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद के साथ असेंबली का इजलास बुलाने की रिक्वेजिशन जमा करा दी। इमरान खान ने अपोजिशन जमातों पर अमरीकी साजिश का हिस्सा होने का इल्जाम लगाया और ऐलान किया कि वो तहरीक अदम एतमाद का सामना करने के लिए तैयार हैं। ताहम तहरीक इंसाफ को बड़ा धचका उस वक्त लगा जब उनके ही 20 अरकान मुनहरिफ हो गए और सियासी मंजरनामा यकसर तब्दील हो गया। पाकिस्तान में बैठे हुए किरदार किसके कहने के ऊपर चल रहे हैं? हमारे पास जो सबूत है, हर चीज को मैं जाहिर कर रहा हूँ। 28 मार्च को कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ ने वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पेश की। 3 अप्रैल को डिप्टी स्पीकर कासिम खान सूरी ने तहरीक अदम एतमाद को आइन के आर्टिकल 5 के खिलाफ करार देते हुए मुस्तरद कर दिया। किसी गैर मुल्की ताकत को यह हक नहीं कि वो साजिश के तहत पाकिस्तान के अवाम की मुंतखब हुकूमत को गिराए। वजीर कानून ने जो नुकात उठाए हैं वो दुरुस्त है, वैलिड है, लिहाजा मैं रूलिंग देता हूँ कि अदम एतमाद की करारदाद आइन और कौमी मुख्तारी व आज़ादी से मुनाफी है। 7 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने कौमी असेंबली तहलील करने और अदम एतमाद के वोट को रोकने की कोशिश मुस्तरद करते हुए हुक्म दिया कि 9 अप्रैल सुबह 10:30 बजे कौमी असेंबली का इजलास दोबारा शुरू होने पर अदम एतमाद की तहरीक पर वोटिंग कराई जाए। ताहम पूरा दिन कौमी असेंबली में तहरीक अदम एतमाद पेश नहीं की गई और रात 12 बजे से कबल स्पीकर असद कैसर और डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी अपने ओहदे से मुस्ताफी हो गए। 12 बजे से कबल ही अयाज सादिक ने कौमी असेंबली में तहरीक अदम एतमाद पेश की, जिसके बाद कौमी असेंबली का इजलास 9 और 10 अप्रैल की दरमियानी
शब 12:02 तक मुलतवी कर दिया गया। 10 अप्रैल को कौमी असम्बली में तहरीक एतमाद 174 वोटों से मंजूर हुई और इमरान खान ऐवान का एतमाद खो बैठे। 174 members have recorded their votes in favor of the resolution. Consequently, the resolution for vote of no confidence against Mr. Imran Khan, the Prime Minister of Islamic Republic of Pakistan, has been passed by a majority of the total membership of the National Assembly. 11 अप्रैल को नए वज़ीर-ए-आज़म के इंतखाब के लिए कौमी असम्बली का इजलास हुआ। वज़ारत उज़्मा के लिए तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार शाह महमूद कुरैशी समेत तमाम PTI अरकान ने एहतजाजन वॉकआउट कर दिया और शहबाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मुंतखब हो गए, जबकि PTI अरकान कौमी असम्बली ने मुस्ताफ़ी होने का ऐलान कर दिया। विफाक में तब्दीली के साथ ही तहरीक इंसाफ को पंजाब हुकूमत से भी हाथ धोना पड़े और सरदार उस्मान बुज़दार के खिलाफ अदम एतमाद कामयाब होने पर हमजा शहबाज नए वज़ीर आला पंजाब बन गए। हमजा शहबाज की वज़ारत आला चंद माह ही चल सकी और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के नतीजे में वज़ारत आला का ताज चौधरी परवेज इलाही के सर सज गया। उसके बाद 25 मई को चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान खैबर पख्तूनख्वा से काफिले के हमरा इस्लामाबाद धरने के लिए डी चौक के लिए निकले, लेकिन विफाकी हुकूमत के सख्त क्रैकडाउन पर दूसरे दिन सुबह सवेरे ही एहतजाज मुअख्खर कर दिया। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ ने तहरीक इंसाफ के 11 अरकान के इस्तीफे मंजूर किए तो 8 के ज़िमनी इंतखाब में इमरान खान एक मरतबा फिर खुद 6 हलकों से कामयाब हो गए। 27 अक्टूबर को इमरान खान ने एक बार फिर लाहौर से इस्लामाबाद लॉन्ग मार्च शुरू किया, लेकिन 4 नवंबर को वजीराबाद के करीब उन पर फायरिंग हुई जिसमें एक शख्स जाँ बहक जबकि इमरान खान समेत कई PTI रहनुमा जख्मी हो गए। 3 हफ्ते के वक्फे के बाद 26 नवंबर को PTI लॉन्ग मार्च रावलपिंडी पहुंचा तो इमरान खान ने अपने खिताब में पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असम्बलियां तहलील करने का ऐलान कर दिया। साल रफ्ता का सूरज अपनी तमाम तर सियासी हिद्दत के साथ गुरूब हो रहा है। अवाम इस उम्मीद के साथ इस साल को अलविदा कह रहे हैं कि आने वाला साल उनकी जिंदगियों में आसानियां और मुल्क कौम के लिए तरक्की लेकर आएगा। कैमरामैन मलिक नकाश के साथ जावेद हुसैन, दुनिया न्यूज़, इस्लामाबाद। मुल्तान समेत जनूबी पंजाब में यूरिया खाद ताहाल सरकारी निर्खों पर दस्तयाब नहीं, जिसकी वजह से काश्तकारों ने मुआशी मसाइल बढ़ने पर रवां साल मुकर्रर हदफ से 4 लाख एकड़ रकबा कम काश्त किया है, जिससे महकमा ज़राअत के लिए गंदम का पैदावारी हदफ पूरा करना भी मुश्किल हो गया है। वो किस तरह से, नुमान खान बाबर की रिपोर्ट में जानते हैं। हुकूमत ने रवां साल जनूबी पंजाब में गंदम की काश्त का हदफ 68 लाख एकड़ रकबा मुकर्रर किया, लेकिन सरकारी निर्खों पर यूरिया खाद की अदम दस्तयाबी और दीगर मसाइल के बायस 64 लाख एकड़ रकबे पर ही गंदम काश्त की जा सकी है, जिससे 4 लाख एकड़ रकबा कम काश्त होने पर गंदम की पैदावार भी मुतासिर होने का इम्कान है। इसीलिए काश्तकारों ने गंदम की बेहतर फसल के लिए यूरिया खाद की 2250 रुपए के हिसाब से दस्तयाबी को यकीनी बनाने का मुतालबा किया है। यूरिया तो वो भी उन्होंने महंगी कर दी है, तो वो भी ब्लैक की मिलती है। हमें अच्छी कीमत अच्छे हिसाब में कोई चीज़ भी नहीं मिल रही और फसल जो इतनी नहीं होती जितना हमारा खर्चा होता है। आम मार्केट में यूरिया खाद की फी बोरी की कीमत 3000 रुपए तक बटोरी जा रही है, जिसके लिए नाइट्रोफास की खरीदारी भी लाजमी है, जिसके हवाले से सेक्रेटरी ज़राअत का मौक़िफ़ है कि खाद की ब्लैक मार्केटिंग पर डीलर्स के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू कर दिया है और गुज़िश्ता 2 माह में 160 डीलरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके 20 लाख रुपए का जुर्माना भी किया गया है। खाद अवेलेबल है, उसमें कोई रेट्स का जो फ़र्क आ रहा है उसके ऊपर हम एक्शन ले रहे हैं कि जो जायज़ रेट है उसके ऊपर ये मिले और उसकी होर्डिंग और उसकी ओवर प्राइसिंग से किसानों को बचाया। महकमा ज़राअत ने 95% रकबे पर काश्त गंदम को मुख्तलिफ बीमारियों के हमले से बचाने के हवाले से भी ताहाल कोई हिकमत अमली तैयार नहीं की, जिसकी वजह से काश्तकारों की अक्सरियत महकमा ज़राअत के इक़दामात से मुतमिन नहीं। खादों की नायाबी और कीमतों में खुद साख्ता इजाफे से काश्तकारों की मुआशी मुश्किलात काफी हद तक बढ़ गई हैं, जिससे गंदम की फसल भी मुतासिर हो रही है। कैमरामैन मोहम्मद रफीक के साथ नुमान खान बाबर, दुनिया न्यूज़, मुल्तान। स्टेट बैंक के ज़खायर 8 साल की कम तरीन सतह पर पहुँच गए। माहिरीन के मुताबिक ज़खायर सिर्फ 37 रोज़ की दरामदात के लिए काफ़ी है। स्टेट बैंक के जारी आदाद शुमार के मुताबिक मुल्क की ज़र मुबादला ज़खायर 12 अरब डॉलर की सतह पर पहुँच चुके हैं। तफसीलात के मुताबिक मरकजी बैंक के ज़खायर 58 करोड़ 40 लाख डॉलर कमी के बाद 6 अरब 11 करोड़ डॉलर की सतह पर आ चुके हैं, जो कि 8 साल की कम तरीन सतह है। इससे कबल अप्रैल 2014 में स्टेट बैंक के ज़खायर इस सतह पर थे। माशी माहिरीन के मुताबिक मुल्क की ज़र मुबादला ज़खायर सिर्फ 37 रोज़ की दरामदात के लिए काफ़ी हैं। दूसरी जानिब कमर्शियल बैंकों के ज़खायर 5 अरब 88 करोड़ डॉलर पर है। माशी तज्जियाकारों के
مطابق قرض و سود کی ادائیگیاں، برآمدات، ترسیلات زر اور بیرونی سرمایہ کاری میں کمی کے باعث زر مبادلہ ذخائر میں کمی ہو رہی ہے۔ اسٹاک مارکیٹ میں آج بھی مندی ریکارڈ کی گئی۔ دوسری جانب انٹر بینک میں ڈالر کی قیمت میں 21 پیسے کا اضافہ ہوا۔ کاروباری ہفتے کے آخری روز پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں حصص فروخت کرنے والوں کا پلڑا بھاری رہا۔ دوران ٹریڈنگ انڈیکس میں 250 پوائنٹ سے زائد کی کمی بھی دیکھنے میں آئی، مگر اختتام پر سرمایہ کاروں نے شیئرز کی کم مالیت کو دیکھتے ہوئے حصص کی خریداری شروع کی تو 100 انڈیکس 169 پوائنٹس کمی کے بعد 39,669 پوائنٹس پر بند ہوا۔ دوسری جانب انٹر بینک اور اوپن مارکیٹ میں ڈالر کی قیمت میں کوئی رد و بدل نہیں دیکھا گیا۔ انٹر بینک میں ڈالر 21 پیسے اضافے سے 225 روپے 64 پیسے پر، جبکہ اوپن مارکیٹ میں ڈالر 234 روپے میں فروخت ہوا۔ معاشی تجزیہ کاروں کے مطابق سیاسی ہلچل اور معاشی سست روی کے اثرات اسٹاک مارکیٹ اور روپے کی قدر پر نظر آ رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ باخبر رہیے، دیکھتے رہیے خبر کی دنیا۔